जब अपने ही सितमगर निकलें तो गैरों की खता की क्या बात करें। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ आजकल ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। दोस्तों नमस्कार, दैनिक के खास चुनावी शो प्योर पॉलिटिक्स विद पवन में आपका स्वागत है। जाने क्यों ये साजिशन हो रहा है, ये इत्तेफाकन हो रहा है, लेकिन बीजेपी के घर से ही लगातार युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को परेशान करने, घेराबंदी करने की कोशिशें होती नजर आ रही हैं। एक तरफ युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी इमेज को धाकड़ धामी वाली इमेज बनाने के लिए प्रदेश के चुनाव संपन्न होने के बाद यानी 19 अप्रैल की वोटिंग के बाद से बंगाल, हैदराबाद यानी तेलंगाना से पश्चिम बंगाल और दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हर राज्य में, हरियाणा से लेकर तमाम राज्यों में कैंपेन पर मोर्चा संभाले हुए हैं। तो दूसरी तरफ प्रदेश के भीतर ऐसा कुछ बीजेपी में घट जा रहा है या बीजेपी के नेताओं के द्वारा ऐसा कुछ कर दिया जा रहा है कि चाहते न चाहते ऐसा नजर आता है पॉलिटिकल कॉरिडोर में कि मुख्यमंत्री की कहीं घेराबंदी तो नहीं हो रही है। अब ताजा मामला त्रिवेंद्र सिंह रावत का ही ले लीजिए। उत्तराखंड बीजेपी के दिग्गज नेता हैं, हरिद्वार से चुनावी ताल भी ठोकी है, 4 जून का इंतजार है, लेकिन उससे पहले ही पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने चारधाम यात्रा के इंतजामों पर बड़ा सवाल खड़े कर दिए और त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अफसरशाही के बहाने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर ही निशाना साधा और जिस तरह से त्रिवेंद्र ने तीखा हमला बोला कि चुनाव 19 अप्रैल को खत्म हो गए, अधिकारी चुनाव आचार संहिता का बहाना नहीं बना सकते, अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते हैं, अपनी नाकामी को छिपाने के लिए बेवकूफ़ी भरी बातें कर रहे हैं, ये अफसरों को शोभा नहीं देता है। तीर अफसरशाही पर चलाया था, लेकिन समझ सकते हैं निशाने पर सरकार के मुखिया ही होंगे। ये कोई इकलौता मामला नहीं है जब बीजेपी के भीतर से जो हमला विपक्ष भी नहीं कर पाता, उससे तीखा हमला घर के भीतर से ही हो जाता है और जब हमला घर से होता है तो बचाव करने के लिए फिर भले महेंद्र भट्ट को उतारना पड़ता हो या फिर दूसरे लोगों को उतारना पड़ता हो, लेकिन त्रिवेंद्र का तीर तो चल चुका था। इससे पहले भगत सिंह कोश्यारी उत्तराखंड की राजनीति के बड़े चाणक्य समझे जाते रहे हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के राजनीतिक गुरु भी समझे जाते हैं, लेकिन गुरु ने नैनीताल हाईकोर्ट शिफ्टिंग के मामले में ऐसी गुगली फेंकी कि मुख्यमंत्री घिर कर रह गए। आप जानते हैं 3 पेज की चिट्ठी में जिस तरह से भगत ने मुख्यमंत्री के सामने यक्ष प्रश्न खड़ा किया कि आप मौन नहीं रह सकते हैं। नैनीताल से उत्तराखंड हाईकोर्ट शिफ्टिंग की जो बहस चल पड़ी है और हाईकोर्ट का जो आदेश आ गया है, जो निर्देश आ गया है, उसको लेकर के आपको सुप्रीम कोर्ट भागना चाहिए या विधानसभा के रास्ते कुछ करना चाहिए या केंद्र का दरवाजा खटखटाना चाहिए, लेकिन आप चुप नहीं बैठ सकते हैं। सियासी जानकारों ने माना कि दरअसल ये 3 पेज की चिट्ठी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को घेर दिया है कि उनको किसी न किसी तरफ कुछ अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा, जबकि उसकी दरकार अभी उतनी समझी नहीं जा रही थी सरकार के स्तर पे, क्योंकि जो नैनीताल हाईकोर्ट की बार एसोसिएशन है वो पहले ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुकी थी और इससे पहले कि मुख्यमंत्री धामी को स्टैंड लेते आप जानते हैं कि 24 मई को सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल हाईकोर्ट के 8 मई के आदेश पर रोक लगा दी है। यानी जो मसला कोर्ट के रास्ते सुलझ सकता था, भगतदा ने अपने सियासी शिष्य को उसमें पॉलिटिकली फंसाने की कोशिश की, ऐसा भी कुछ जानकार मानते हैं। इससे पहले जंगलों में आग भड़की तो सियासी मोर्चे पर आग भड़काने का काम किया महेंद्र दिलीप रावत। जी हाँ, महेंद्र दिलीप रावत लैंसडौन से बीजेपी के कद्दावर विधायक हैं। हरक सिंह रावत की पुत्र वधू को हराकर 2022 में विधानसभा में पहुंचे हैं और जिस तरह से उन्होंने चिट्ठी लिखी, मुख्यमंत्री जी, वन विभाग के जिन छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई है वो कार्रवाई बेजा नजर आती है। बड़े बड़े अफसरों को नापना चाहिए था, आपने छोटे अदने से कर्मचारियों को नाप दिया है, ये दरअसल गलत हुआ है। सीधे तौर पर सरकार के फैसले पर सवाल उठा करके बीजेपी के ही विधायक ने विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा थमा दिया। यानी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए एक और संकट का सबब महेंद्र दिलीप रावत बन गए। ये 3 ऐसे मामले हैं जो बीजेपी के भीतर से सीधे तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को टारगेट करते हुए किए गए थे। कुमाऊं से भी हमला हुआ, गढ़वाल से भी हमला हुआ। ये बताता है कि बीजेपी के भीतर विपक्ष भले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को उस अंदाज में घेराबंदी नहीं कर पा रहा हो, वो विपक्ष के सामने मजबूती से खड़े नजर आते हैं, लेकिन जब हमला बीजेपी के भीतर से होता है तो जवाब मुख्यमंत्री से भी देते नहीं बनता है।
ये तीन तो मामले अलग रहे, लेकिन इससे पहले भी जब बीजेपी के विधायकों ने धामी सरकार के लिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए मुश्किलें बढ़ा दी थी। आप जानते हैं जिस तरह से सल्ट के विधायक महेश जीना ने देहरादून नगर निगम में जिस तरह का बवाल काटा था एक कंपनी को लेकर और अधिकारियों को खुली चुनौती दे दी थी, उसके बाद क्या शासन में बवंडर मचा था, उसने भी क्या मुख्यमंत्री की मुश्किलें नहीं बढ़ाई थी। उसके बाद आप जानते हैं रानीखेत विधायक प्रमोद नैनवाल और वहां कैलाश पंत को लेकर के जिस तरह यानी बीजेपी के दो ध्रुव आमने सामने आ गए थे। कुमाऊं की राजनीति में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कद अब सबसे बड़ा माना जा रहा है, लेकिन जब कुमाऊं में ही बीजेपी के एक दर्जा राज्य मंत्री और एक विधायक जब आमने सामने आ जाएंगे, थाने तक की शिकायत की नौबत आ जाएगी, ऑडियो वायरल होने लगेंगे, 30 लाख में मंत्री पद की बात होने लगेगी, उस कथित वायरल ऑडियो ने क्या मुख्यमंत्री को नुकसान नहीं पहुंचाया। यानी कुमाऊं में बीजेपी के दो नेताओं के झगड़े ने भी मुख्यमंत्री को एक तरह से संकट में डालने की कोशिश की। विपक्ष के तौर पर कांग्रेस भले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को या उनकी सरकार को उतना मजबूती से नहीं घेर पाती हो, और लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा कि कांग्रेस उतना मजबूती से नहीं लड़ी। अपवाद के तौर पर गढ़वाल में जरूर गणेश गोदियाल ने अपनी ताकत दिखाई, अपना दमखम दिखाया, लेकिन बाकी जगह उस तरह की लड़ाई, उस तरह की भीषण सियासी लड़ाई नजर नहीं आई। लेकिन ये क्या वजह है कि रह रह करके बीजेपी के भीतर से ही नेता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी सरकार के लिए घेराबंदी वाले बयान या इस तरह की चिट्ठी पत्र या लेटर बम फोड़ते रहते हैं। दिनों चड्ढा के वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।